दोस्तों, जब आस पड़ोस में कोई बड़ी बीमारी फैलती है तो उसके लक्षण अगल बगल के घरों में भी दिखाई देने लगते हैं। ये उदाहरण है हमारे पड़ोसी देश में बढ़ रहे फाइनेंशियल क्राइसिस का। असल में हम बात कर रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक कहे जाने वाले देश चीन के बारे में। इन दिनों चीन कई तरह के क्राइसिस को झेल रहा है और लगातार पिछले कुछ महीनों से चीन की जीडीपी लगातार गिर रही है। चीन के बड़े बिजनेसेस जैसे कि प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स और शेयर मार्केट में चीन को काफी तगड़ा झटका लगा है। असल में 2023 में बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं थी। इनमें धीमी विकास दर, युवाओं में बेरोजगारी, कम विदेशी निवेश, कमजोर मुद्रा, कमजोर निर्यात और प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट शामिल था। दोस्तों, पिछले 3 दशकों में चीन का आर्थिक विकास शानदार रहा है। हमने खुद चीन को नई ऊंचाइयों तक जाते देखा है। पिछले 3 दशकों में चीन ने अपनी हर मार्केट में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। चीन का छोटे से छोटा स्टार्टअप भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। इनफैक्ट अभी भी चीन के हजारों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शुरुआत में बहुत छोटे थे, लेकिन आज उनका रेवेन्यू किसी बड़ी कंपनी से भी ज्यादा है। मार्केट एक्सचेंज रेट मापे जाने पर 2022 में चीन की जीडीपी 18.3 ट्रिलियन डॉलर थी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जीडीपी का 73% था। वर्तमान में चीन की प्रति व्यक्ति आय लगभग $13,000 है। पिछले 1.5 दशक में चीन दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन लीडर रहा है। दोस्तों, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि चीन की धन खर्च करने की क्षमता पूरी दुनिया की वित्तीय स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चीन की वित्तीय क्षमता पूरी तरह से गड़बड़ा चुकी है और वैश्विक अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने से चीन का निर्यात पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा घटा है। चीन के कस्टम ब्यूरो के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल अप्रैल के महीने में 15% की गिरावट आई है और ये गिरावट इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है। पर दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ चाइना के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल मई के महीने में 16 से 24 साल के नौजवानों के बीच बेरोजगारी की दर 21% के आसपास थी और अनएम्प्लॉयमेंट की ये दर चीन में पहले कभी नहीं देखी गई थी। चीन में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में भी 21.5% की कमी आई है। एक समय था जब चीन में वहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा योगदान था, लेकिन अब इसमें जबरदस्त सुस्ती देखी जा रही है। चीन के एक शहर किंगडाओ में जाकर जब वहाँ के रियल एस्टेट के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज तो काफी ज्यादा है, लेकिन उनके खरीदार या रेंटर बिल्कुल ना के बराबर हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर अपार्टमेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। न सिर्फ इस शहर में बल्कि पूरे चीन में आपको ऐसे कई शहर मिल जाएंगे जहाँ पर अपार्टमेंट्स का काम पूरी तरह से बंद है। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक चाइनीज गवर्नमेंट ने किसी भी शख्स के फ्लैट खरीदने पर लिमिट लगाई हुई थी कि कोई भी शख्स मैक्सिमम 2 फ्लैट्स ही खरीद सकता है, लेकिन अब किंगडाओ में तो चाइनीज गवर्नमेंट ने लोगों के ऊपर लगी इस लिमिट को हटा दिया है। ऐसा करने के पीछे सरकार का एक ही कारण है और वो है मार्केट को रफ्तार देना, ताकि वापस से चाइना की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। न सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी इस मंदी का असर है। चाइना के जो भी बंदरगाह यानी कि पोर्ट हैं, उन पर भी इस आर्थिक मंदी का असर देखा जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में भी कमी का नतीजा है एक्सपोर्ट में गिरावट, और यहाँ खपत की धीमी रफ्तार का मतलब है दूसरे देशों से आयात में कमी। पिछले 1 साल में चीन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। शेयर मार्केट से लेकर रियल एस्टेट तक का नुकसान चीन को अब हजम नहीं हो रहा है और वो इससे बचने के लिए नए नए नियम बना रहा है। लेकिन दोस्तों, चीन के कई विरोधियों में इस बात से बहुत खुशी है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि चीन कुछ समय बाद बहुत खराब हालत में आ जाएगा। आपको बता दें कि चीन का आर्थिक प्रदर्शन काफी हद तक इनएफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम द्वारा फाउंडेड इन्वेस्टमेंट वृद्धि पर निर्भर है। दोस्तों, अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि चीन में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था डगमगाने में रियल एस्टेट का भी हाथ है। बता दें कि चीन की आर्थिक समस्याओं के सेंटर में सबसे पहले नंबर पर उसका प्रॉपर्टी मार्केट यानी कि रियल एस्टेट है। चाइना के कुछ ऑफिशियल सर्वे के अकॉर्डिंग वहाँ का रियल एस्टेट उसकी कुल संपत्ति का लगभग 1/3 होता है। सिंगापुर के बिजनेस स्कूल INSEAD में अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर एंटोनियो फैटस कहते हैं कि 2020 में कोरोना के आने के बाद यहाँ संकट का दौर शुरू हुआ। वैश्विक महामारी और घटती जनसंख्या के कारण ये सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ। अब चाइना में घरों की मांग गिर गई है और इससे
प्रॉपर्टी की कीमतें भी गिरी है। इन वजहों से चीन के प्रॉपर्टी मालिक पिछले 3 साल से पहले से और भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। नेटिक्सिस वेल्थ मैनेजमेंट में एशिया की मुख्य इकोनॉमिस्ट एलिसिया गार्सिया हेरेरो का कहना है, चीन में अभी तक वहाँ के लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करना या कम ब्याज दरों पर किसी बैंक खाते में पैसे रखने से बेहतर प्रॉपर्टी में निवेश करना मानते थे। वो कहती हैं कि वहाँ के लोगों की ये धारणा थी। वहाँ के लोगों का मानना था कि जीरो कोविड यानी कि कोविड खत्म हो जाने के बाद चीन के लोग जोरदार खर्च करेंगे, वो घूमेंगे और हिल स्टेशंस जाएंगे। लेकिन घरों की कीमत गिरने से उन्हें समझ में आ गया कि उनकी बचत बर्बाद हो गई है, इसलिए उन्होंने अपने पास मौजूद नकदी को बचाने का फैसला किया। इन हालातों से लोगों को न केवल गरीब होने का एहसास हुआ बल्कि चीन के स्थानीय निकायों की कर्ज की समस्या भी गंभीर हो गई। एक अनुमान के अनुसार लोगों की कुल आमदनी का करीब 1/3 डेवलपर्स को जमीन बेचने से आता था, जो कि अब संकट में है। चीन ने पहले भी कई ऐसे निर्माण किए हैं और ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जिसे अब पैसे की बर्बादी करार दिया जा रहा है, और चीन को अब अपने लोगों को समृद्ध बनाने के लिए अन्य तरीके अपनाने की जरूरत है। उदाहरण के साथ एलिसिया गार्सिया हेरेरो बताती हैं कि अगर चीन चाहता है कि फाइनेंशियल सेक्टर उसकी अर्थव्यवस्था को गति दे तो इसके लिए सरकार को सबसे पहले रेगुलेशन में बहुत ढील देनी होगी और फिर हर एक क्षेत्र को पावर्स देनी होगी, जबकि हकीकत में इसका उल्टा है। दोस्तों, चीन के साथ हाल ही के दिनों में कुछ ऐसा हो रहा है कि चीन को लगातार एक के बाद एक झटके लगते ही जा रहे हैं। चीन के जो भी हालात हैं उनका सीधा सा असर वहाँ के युवाओं पर भी देखने को मिला है। चीन में लाखों ग्रेजुएट यंगस्टर रोजगार की तलाश कर रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में व्हाइट कॉलर जॉब ढूंढने की मशक्कत में जुटे हैं। बता दें कि व्हाइट कॉलर जॉब में ऑफिस में काम करने वाले वो लोग शामिल होते हैं जो कि किसी भी काम में प्रोफेशनल होते हैं। इसमें ज्यादातर स्किल्ड लोग काम करते हैं। मई 2023 के आंकड़ों के अनुसार चाइना में 16 साल से 25 साल के बीच 21.3% युवा काम की तलाश में जुटे थे। हर साल हर देश में अनएम्प्लॉयड लोगों का एक सर्वे होता है कि किसी भी देश में कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, लेकिन पिछले साल चाइना के अधिकारियों ने रोजगार के आंकड़े जारी करने से मना कर दिया था। दोस्तों, वैसे तो अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने के लिए राजनीतिक विचारधारा बदलने की जरूरत होती है, लेकिन चीन की राजनीतिक में बीते 1 साल में जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। वैसे तो दोस्तों, चीन जहां एक तरफ दुनिया के कई देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाता आ रहा है और मालदीव से लेकर श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में वो बर्बादी फैला रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसा करके उसकी खुद की हालत भी अब खस्ता हो चुकी है। ऐसे में वो अब भारत के सामने भी शायद ही टिक पाए। ऐसा अगर हम कह रहे हैं तो इसके पीछे भी वाजिब कारण है, जो कि हम आपको अभी बता भी चुके हैं। चीन में कई संकट एक साथ आ चुके हैं। धीमी होती विकास दर, युवाओं की रिकॉर्ड बेरोजगारी, कम विदेशी निवेश, कमजोर मुद्रा और कमजोर निर्यात के अलावा प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट इनमें प्रमुख है। अब चीन ने पिछले 1 साल में पहली बार प्रमुख ब्याज दर में कमी की है। चीन ने अपने देश की सेहत को दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला लिया है और उसने रिजर्व रेशो की जरूरत में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती करने का फैसला किया है। ये कटौती 5 फरवरी से लागू भी हो चुकी है। दरअसल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए चीन ने ये कदम उठाया है, लेकिन अगर यहाँ से भी ग्रोथ रेट में तेजी नहीं आई तो फिर चीन के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे साबित होंगे। अब चीन के पास इंटरनेट रेट घटाने की गुंजाइश भी कम हो गई है। चीन का ये आर्थिक संकट काफी हद तक ब्याज दरों की नीतियों की ही देन है। पहले तो चीन ने सेविंग्स पर काफी कम ब्याज दरें रखी थी और अपने चहीते कारोबारियों को सस्ते कर्ज बांटे थे। चीन की सरकार की इन नीतियों और सेविंग्स के कम ब्याज की वजह से लोगों ने पैसों को बैंक में जमा करने की बजाय घर में ही बचाना शुरू कर दिया। इससे वहां पर कंज्यूमर स्पेंडिंग घट गई और अपनी क्षमता से कम डिमांड का असर वहां के उत्पादन पर पड़ना शुरू हो गया। ऐसे में चीन को अब कहीं पर भी बिना सोचे समझे ज्यादा निवेश करने के बजाय उधार लेने की सीमा को आसान बनाने या ब्याज दरों में कुछ कटौती करने के उपाय करने चाहिए, क्योंकि चीन में विदेशी निवेशक चिंतित हैं और चाहते हैं कि सरकार इस मामले को ध्यान में रखे और जल्द ही इसको सॉल्व करे। लेकिन ऐसा लगता है कि चीन की सरकार अभी भी कुछ और अलग करने के मूड में है। वैसे क्या कहना चाहेंगे आप चाइना की क्राइसिस के बारे में, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।